बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप जो है हम स्टार्ट करेंगे एक मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो आरबीसीज़ के इंडाइसिस देखेंगे, मतलब ये है कि आरबीसीज़ को गहराई से जानने के लिए, उनकी डेप्थ में जानने के लिए कि आरबीसीज़ में मतलब क्या-क्या चीज़ है और उसको क्या इशू है आरबीसीज़ का। तो उसके लिए जो है कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो 3-4 पैरामीटर्स हैं, जिसमें मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम है, एमसीवी है, एमसीएच है, एमसीएचसी है और आरडीडब्ल्यू है। तो इन सब का हम बारी-बारी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम को अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ होती है, तो ये दरअसल एक जो हमारे पास आरबीसी होता है, तो उस आरबीसीज़ का जो साइज़ है वो कितना है उसको बताता है। ये आरबीसी के साइज़ के रिलेटेड है कि आरबीसीज़ छोटे साइज़ का है, दरमियाने साइज़ का है या फिर आरबीसीज़ बड़े साइज़ का है। तो ये उसको क्लेरिफ़ाई करने के लिए कि आरबीसी का साइज़ बताने के लिए यूज़ होती है ये टर्म। तो अब जो है हमारे पास जो आरबीसी का साइज़ होता है, तो नॉर्मल आरबीसी का जो साइज़ होता है वो हमारे पास होता है 80 टू 100 फेम/लीटर। तो ये हमारे पास नॉर्मल आरबीसी का साइज़ होता है। तो इससे भी कम साइज़ के भी आरबीसीज़ हो सकते हैं और इससे बड़े साइज़ के भी आरबीसी हो सकते हैं। तो ये मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम हो गया। अब इसके अलावा दूसरी टर्म होती है एमसीएच, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो वो क्या चीज़ होती है, वो दरअसल हमारे पास होती है एमएससी। हमारे पास ये होता है कि एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का वेट कितना है। एमएससी हमारे पास होती है आरबीसी के अंदर, ये एक हमारे पास जो आरबीसी है उसके अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन का कितना वेट है। तो अब जैसे-जैसे हम राइट साइड पे जाएँगे तो एमएससी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन का जो वेट है वो भी एक्सेस के साथ-साथ इंक्रीज़ कर रहा है। और जो एमसीवी है जो कि हमें आरबीसी के साइज़ के बारे में बताता है, आरबीसी का साइज़ कितना है। तो एमसीवी के बढ़ने से आरबीसी का साइज़ बढ़ेगा, आरबीसी का साइज़ बढ़ेगा, आरबीसी साइज़। और जो हमारे पास एमसीएच है ये हमें बताता है कि हीमोग्लोबिन का वेट कितना है, हीमोग्लोबिन वेट। तो इसके अलावा जो एमसीएचसी होती है ये होती है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी हो रही है। तो इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जिस तरह से एक रूम होता है, तो एक रूम में कितने पर्सन हैं, उनकी सैचुरेशन कितनी है और हर पर्सन का वेट कितना है। तो जो रूम का साइज़ होगा, अगर वो छोटा रूम होगा या तो दरमियाने साइज़ का होगा या फिर बड़े साइज़ का होगा। तो दरमियान जो छोटे साइज़ का होगा तो रूम जो रूम का साइज़ होता है वो हमें एमसीवी बताएगा, जो रूम का साइज़ होता है वो हमें एमसीवी बताएगा। और जो हमारे पास जो उस रूम के अंदर कंसंट्रेशन होगी, पीपल्स की, लोगों की कितनी कंसंट्रेशन है, कि 100 लोग हैं, 50 हैं, 20 हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन को हमारे पास एमसीएचसी बताता है, कंसंट्रेशन को बताता है एमसीएचसी। और जो एक रूम का साइज़ है तो वो एमसीवी बताता है। तो इस तरह से जो आरबीसी का साइज़ होता है वो एमसीवी से रिलेटेड हो गया। अगर आरबीसी लार्ज साइज़ के हैं तो एमसीवी भी इंक्रीज़ होगा। तो अगर आरबीसी लार्ज साइज़ के हैं तो एमसीवी भी इंक्रीज़ होगा। तो ये टर्म हो गई, ये 3 इंडाइसिस थे। अब हम मज़ीद देखेंगे तो हमें इस चीज़ को समझने के लिए कि आरबीसी का जो साइज़ है वो आप देखो कि इस जैसे हम लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो आरबीसी का साइज़ छोटा हो रहा है। तो ये जो है हमारे पास एमसीवी को रिप्रेजेंट करता है, कि एमसीवी हमें ये बताता है कि आरबीसी का साइज़ कैसा है। स्टार्ट में लार्ज साइज़ का है, फिर उसके बाद स्मॉल साइज़, फिर उसके बाद स्मॉल साइज़। तो एमसीवी जितना कम होता जाएगा आरबीसी का साइज़ भी उतना कम होगा, और एमसीवी जितना ज़्यादा होगा आरबीसी का साइज़ भी उतना ज़्यादा होगा। एमसीएचसी जो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी रूम की, कि रूम में कितने लोग एक टाइम में अवेलेबल हैं, तो उस हवाले से ये बात है। तो इसमें उसने 3 टर्म्स बताई हैं हमें, हाइपरक्रोमिक, उसके बाद हमें बताया नॉर्मोक्रोमिक और उसके बाद बताया है हाइपोक्रोमिक। तो जो क्रोमिक होता है, क्रोमिक का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है पिगमेंट, कलर। तो जो आरबीसी को जो कलर दे रही होती है वो पिगमेंट, वो हीमोग्लोबिन होता है। तो हाइपोक्रोमिक का मतलब है कि उसमें जो क्रोम है यानी जो पिगमेंट है मतलब हीमोग्लोबिन है, वो हाइपो मतलब कम है, तो हाइपर का मतलब ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हीमोग्लोबिन। तो उस हवाले से जब हम देखेंगे तो हमें ये बात क्लियर है कि यहाँ पे पिगमेंट ज़्यादा है आरबीसी के अंदर, तो ये हाइपरक्रोमिक की कंडीशन है। यहाँ पे पिगमेंट उससे कम है और यहाँ पे पिगमेंट सबसे कम है। तो उस हवाले से ये डार्क रेड हैं ऊपर वाले पे, जैसे आते जाते हैं नीचे की तरफ तो इन जो रेडनेस होती है वो कम होती जाती है। जो क्रोमा होता है, जो कलर होता है, पिगमेंट होता है, जो हीमोग्लोबिन होती है वो कम होती जाती है। तो अब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को एमसीएचसी एक्सप्लेन करता है, एमसीएचसी। तो एमसीएचसी एक ऐसी टर्म है जो कि एक्सप्लेन करती है उसके आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को। और जो हमारे पास एमसीवी है ये एक ऐसी टर्म है जो कि एक्सप्लेन करती है आरबीसी के साइज़ को। तो इस हवाले से हम आगे आरबीसी की एनीमिक क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, तो इसलिए ये टर्म्स ज़रूरी हैं। तो एमसीवी का
रोल हो गया आरबीसी का साइज़ बताने में, एमसीएचसी का रोल हो गया आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बताने में, और जो एमसीएच है मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, उसका रोल ये होता है कि वो वेट बताता है हीमोग्लोबिन का, कि वो जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर उसका वेट कितना है। तो इसका एज सच एनीमिया की क्लासिफिकेशन में रोल नहीं होता है एमसीएच का। बाकी ये तो इंपॉर्टेंट है एमसीवी और एमसीएचसी, तो हम इसको मज़ीद देखेंगे आगे। तो अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ की, RDW, ये क्या चीज़ होती है। तो दरअसल ये जो हमारे पास आरबीसी होते हैं, पहले जो अगर नॉर्मली हम देखें तो वो सारे एक ही साइज़ के बन रहे होते हैं, बराबर साइज़ के होते हैं। तो लेकिन जैसे ही एनीमिया होता है तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की किसी में थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन होती है, किसी में कुछ। तो इस हवाले से जो है आरबीसी का जो साइज़ होता है एमसीवी के हवाले से, वो कोई आरबीसी स्मॉल साइज़ के रह जाते हैं और कुछ जो हैं वो लार्ज साइज़ के। तो इस तरह से वो डिफरेंट तरह की जो है अरेंजमेंट हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है आरबीसी के दरमियान, साइज़ के हवाले से भी और शेप के हवाले से भी। तो एक साइज़ के हवाले से भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और एक हमारे पास शेप के हवाले से भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अगर वो आरबीसी हमारे पास साइज़ के हवाले से डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो उसको इस टर्म को हम कहेंगे एनआइसोसाइटोसिस। और अगर वो जो आरबीसीज़ हैं वो हमारे पास शेप के हवाले से डिफरेंट हैं एक दूसरे से, थोड़ी बहुत उनकी शेप भी डिफरेंट वेरिएशन आ रही है, एबनॉर्मल वेरिएशन शेप में, तो उसको हम कहते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये टर्म भी हमारे पास हो गई। तो आरडीडब्ल्यू जो है वो हमारे पास होती है डिफरेंस इन वॉल्यूम, कि आरबीसी एक इस आरबीसी के वॉल्यूम में मीन एमसीवी मीन कार्पास्कुलर वॉल्यूम और इस आरबीसी के वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंट तरह के आरबीसी बन रहे हैं उनके वॉल्यूम में किस किस तरह का डिफरेंस है आपस में। तो अगर एनीमिया सवेयर होता है, जिस तरह से हीमोग्लोबिन डिफरेंट होगी, तो हर जो हमारे पास आरबीसी होगा उसका साइज़ अगर डिफरेंट है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एनीमिया थोड़ा सवेयर टाइप का, कुछ शदीद कमी है। क्योंकि जो नॉर्मल होते हैं, तो नॉर्मली अगर हम देखें आरबीसीज़ को, तो उन सब का जो साइज़ होता है करीबन आरबीसीज़ का, वो सबका एमसीवी मतलब सेम होता है 80 टू 100 फेम्टोलीटर। तो ये हमारे पास होता है, हमारे पास उनका साइज़ होता है आरबीसी का सेम होता है। लेकिन जैसे इनके साइज़ में डिफरेंस आने लग जाएगा या इनकी शेप में डिफरेंस आने लग जाएगा, तो इस टर्म को भी हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग आ रही है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास कोई सिचुएशन, कोई डिसऑर्डर हो रहा है। अब जो है हम एनीमिया की क्लासिफिकेशन को देखेंगे, तो एनीमिया की क्लासिफिकेशन हम दो लिहाज से करते हैं। एक तो हम साइज़ के हवाले से करते हैं कि आरबीसी का साइज़ कितना है, और जो दूसरा हमारे पास होती है क्लासिफिकेशन की बेस, वो होती है कि आरबीसी के अंदर जो पिगमेंट है वो कितना है। तो अगर आरबीसी जो हैं अगर उनका साइज़ छोटा हो तो उसको हम कहेंगे वो माइक्रोसिटिक, और अगर आरबीसी का साइज़ नॉर्मल हो 80 टू 100 फेम्टोलीटर, तो वो उसको हम कहेंगे नॉर्मोसिटिक। और अगर एनीमिया की ऐसी सिचुएशन बन गई है कि उसमें जो है आरबीसी का साइज़ 80 टू 100 फेम्टोलीटर से इंक्रीज़ कर जाए, 100 फेम्टोलीटर से इंक्रीज़ कर जाए, तो उस टर्म को हम कहेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया। तो इसी को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे कि इसमें जो है हमारे पास जो नॉर्मल होते हैं आरबीसी का जो साइज़ होता है, नॉर्मल एमसीवी जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है आरबीसी का, वो 80 टू 100 फेम्टोलीटर होता है, 80 टू 100 फेम्टोलीटर होता है। तो अगर इससे कम भी हो सकता है साइज़, और इससे ज़्यादा साइज़ भी हो सकता है। तो ये एनीमिया के टाइप हैं। कुछ एनीमिया ऐसे होते हैं जिसमें आरबीसी का साइज़ नॉर्मल रहता है, कुछ में आरबीसी का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाता है, और कुछ में आरबीसी का साइज़ कम हो जाता है। तो वो एनीमिया को इस हवाले से क्लासीफाई करते हैं। अगर आरबीसी का साइज़ नॉर्मल से कम हो जाए तो वो मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा, और अगर जो है हमारे पास एमसीवी यानी कि आरबीसी का जो साइज़ है वो 100 से भी ज़्यादा हो जाए, एमसीवी 100 से ज़्यादा हो जाए, तो वो मैक्रोसिटिक। तो एमसीवी जो है आरबीसी के साइज़ को बताती है। अगर एमसीवी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आरबीसी का साइज़ बड़ा हो चुका है। अगर एमसीवी का साइज़ कम है तो इसका मतलब ये है कि आरबीसी का साइज़ छोटा हो चुका है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक तो काज की बेस के ऊपर कि काज क्या है, और दूसरा हमारे पास कि मार्फोलॉजी कैसी है। तो इसमें काज जो है हम देख सकते हैं कि आरबीसीज एनीमिया जो है वो दो तरह की टर्म्स हैं, कि एक तो ये आरबीसीज मतलब कम हो जाते हैं एनीमिया के अंदर, या फिर दूसरा अल्फाज में कहें तो इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पैक होती है। आरबीसी कम होंगे तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगी। इस वजह से अगर हम आरबीसी को देखें तो आरबीसी कम होने की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कंडीशन है कि अगर किसी वैसल का कोई रप्चर हो जाए, वैसल फट जाए, वहाँ से ब्लड का अगर लॉस हो जाता है, तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, इस सूरत में हमारे पास ये होगा कि जो ब्लड लॉस होगा उसके साथ हमारे आरबीसी भी लॉस हो जाएंगे। आरबीसी जैसे ही लॉस होंगे तो उससे हमारे पास क्या होगा, वो हीमोग्लोबिन लॉस हो जाएगी। पीछे जो हमारे पास होगा आरबीसी की जो क्वांटिटी होगी या आरबीसी का काउंट होगा वो कम रह जाएगा, तो इससे हमें एनीमिया हो सकता है। अब दूसरा जो काज है वो है हीमोलिटिक। हीमोलिटिक से मुराद ये है कि आरबीसी के ऊपर कोई एंटीबॉडीज आके अटैक कर सकती हैं, या आरबीसी के अंदर कोई ऐसी चेंजेस हो सकती हैं कि जिसकी वजह से जो है ये टूटना शुरू हो जाएँ आरबीसी। तो इस जो सिचुएशन से क्या है, हमारे पास आरबीसी की फिर जो काउंट होगा उनकी तादाद होगी फिर कम होना शुरू हो जाएगी। और तीसरी जो सिचुएशन है वो हमारे पास होता है डिस एरिथ्रोपोइटिक, मतलब कि वो सही तरह से बांध ना पाएँ। बोन मैरो में जो आरबीसी बनते हैं हमारे पास, तो वो अगर प्रॉपर तरीके से सही तरीके से ना बांध पाएँ, तो इस हवाले से जो डिसफंक्शनल होंगे तो वो फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है
ये 3 तरीके के काजेज़ हो सकते हैं। एक तो सही तरीके से ना बने, दूसरा ये है कि अगर वो बन भी जाते हैं तो आगे उनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाए, तो इससे भी एनीमिया हो जाएगा। अगर जो है वो बन भी सही गए, सारा कुछ सही है, लेकिन अगर कोई ब्लड का लॉस हो जाए तो उससे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फिर एनीमिया की सिचुएशन सामने आ जाएगी। अब दूसरा जो है वो हमारे पास होता है मॉर्फोलॉजी के हवाले से। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी के हवाले से देखें, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि एनीमिया कौन सा है, तो अगर हमें आरबीसी का साइज़ नॉर्मल नज़र आता है 80 टू 100 फेमटोलीटर, तो नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा। तो आरबीसीज़ की तादाद कम हुई होगी, आरबीसी काउंट कम होगा। अब माइक्रोसिटिक देखेंगे तो आरबीसीज़ का जो होगा साइज़ भी कम होगा और उनका काउंट भी कम होगा। एनीमिया के हवाले से काउंट तो हमेशा ही कम होगा। अब साइज़ के हवाले से भी हमें डिफरेंस हो सकता है कि एनीमिया जो है वो किस तरह का हो रहा है। अब माइक्रोसिटिक है, उसमें आरबीसी का काउंट कम होगा माइक्रोसिटिक एनीमिया में, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें साइज़ एमसीवी या आरबीसी का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक हो गई बात। अब पहले जो हम ग्रामेटिकली देख रहे थे, तस्वीरों के हवाले से देख रहे थे, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। आप थ्योरी की थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एनीमिया दरअसल क्या है कि ये हमारे पास रिडक्शन है, हमारे पास रेड ब्लड सेल का जो मास होता है, रेड ब्लड सेल का काउंट होता है, वो उसमें कमी आ जाती है। और इसके अगर साइन एंड सिम्टम देखें तो उसमें हाइपोक्सिया वाले साइन एंड सिम्टम नज़र आते हैं। जिस तरह से हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है इसमें, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं हाइपोक्सिया के वैसे ही होते हैं कि इसमें हमारे पास एक वीकनेस, फटीग, डिस्निया, कमज़ोरी हो जाती है, बंदा थका थका महसूस करता है। कंजक्टिवा उसका देखा हमने कि कंजक्टिवा पील हो जाता है उसका, पीली सी आँखें हो जाती है, स्किन भी पीली पीली हो जाती है, उसको सर में दर्द होता है और चक्कर आते रहते हैं कि उस ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा पाती ब्रेन को, उस वाले से जो है उसको चक्कर आते रहते हैं और थकावट महसूस होती है। तो अगर सवेयर एनीमिया हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए, तो उससे क्या होता है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी का मसला हो। पहले भी अगर कोरोनरी आर्टरी में मतलब अगर कोई रुकावट है, ब्लड सप्लाई हार्ट को थोड़ा सा जा रहा है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है ये ब्लड की खुराक सप्लाई करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा पहले मसला है और फिर ऑक्सीजन भी ना आए एनीमिया की वजह से, तो फिर मजीद ये डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। तो एंजाइना होगा उसमें, मतलब कि हार्ट के मसल्स का पेन होगा, उसको हम एंजाइना कहते हैं। ठीक है, तो अब हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, आरबीसी काउंट, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एक ही आरबीसी मास के लिए हवाले से, यानी कि आरबीसी मास है, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल मास, उसमें ये सारे आ जाते हैं कि अगर आरबीसी कम हो रहे हैं तो हीमोग्लोबिन भी उस वाले से कम होगी, हिमेटोक्रिट, आरबीसी काउंट, तो ये सारे तीनों टर्म्स आपस में रिलेटेड हैं। एनीमिया की जो अब डिफाइंड है उसने हीमोग्लोबिन के हवाले से किया है, पहले आरबीसी के बारे में बताया कि आरबीसी कम हो जाते हैं, और एनीमिया को हीमोग्लोबिन के हवाले से बताया। तो जो क्वांटिटी है 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर मेल में अगर कम हो जाए और 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल में जो नॉर्मल होती है उससे कम हो जाए, तो इसको भी एनीमिया कहते हैं। तो अब एमसीवी के हवाले से अगर हम इसको देखें, साइज़ के हवाले से देखें, पहले उसने हीमोग्लोबिन के हवाले से बताया, फिर आरबीसी के साइज़ के हवाले से भी एनीमिया को क्लासीफाई कर रहा है, और आरबीसी के काउंट के हवाले से भी हमें बता रहा है। तो इस तरह से उसने एनीमिया को क्लासीफाई किया है। तो नार्मोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया, और ये हमारे पास उसने इसको 80 से भी कम बताया है, जो कि मैक्रोसिटिक है। नार्मोसिटिक एनीमिया ऐसा होता है कि इसमें जो आरबीसी का काउंट तो कम होता है, उसमें जो आरबीसी होते हैं फिर उनका साइज़ 80 टू 100 फेमटोलीटर नार्मोसिटिक, और मैक्रोसिटिक में 100 फेमटोलीटर से ज़्यादा साइज़ होता है आरबीसी का। तो अब हम देखेंगे कि एक आरबीसी बनता किस तरह से है, वो कौन-कौन से स्टेप से गुज़रता है कि वो है हमारे पास एक मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे स्टार्ट में जो सीरीज़ में हमारे पास होते हैं वो ब्लास्ट होते हैं। तो ब्लास्ट का जो मतलब होता है वो होता है इमैच्योर सेल। जो ब्लास्ट होते हैं ना, उनका मतलब होता है इमैच्योर सेल, और जब वो साइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइट बन जाता है, जैसे एरिथ्रोसाइट है, रेटिकुलोसाइट है, तो ये थोड़ा मैच्योरेशन की तरफ आ चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं। एरिथ्रोसाइट फुल मैच्योर फॉर्म है आरबीसीज़ की। ठीक है, तो जिस तरह से अब हम स्टेम सेल को देखेंगे, ये बोन मैरो के अंदर दिखाया गया है ग्रीन कलर में, तो ये बोन मैरो के अंदर प्रोसेस होता है, और जब फिर ये मैच्योर हो जाते हैं, ब्लास्ट हमेशा बोन मैरो के अंदर रहते हैं, और जैसे ही ये मैच्योर होते हैं तो फिर ये हमारे पास शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ से ब्लड वेसल्स के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब जो है हमारे पास जो स्टेम सेल होता है वो मज़ीद डिवाइड करता रहता है, आहिस्ता-आहिस्ता डिवाइड करता रहता है। जिस तरह से हमने वो सेल साइकिल पढ़ा था उसमें से वो पास करता रहता है, और जो है उससे मज़ीद से मज़ीद फिर छोटा सेल मतलब बनता जाता है। तो इस तरह से वो डिवीजन होती रहती है, तो एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट बन जाता है। स्टार्ट में जब वो स्टेम सेल होता है, उसमें के अंदर जो हमारे पास होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और काफ़ी क्वांटिटी में होता है। तो उसमें क्या है, हमारे पास वो न्यूक्लियस है, उसमें आरएनए मटेरियल होता है, तो वो ज़्यादा होता है, बेसोफिलिक होता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज़ स्मॉल होता जाता है, और आखिर बिलाखिर जब वो मैच्योरेशन के करीब पहुँचता है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता आरएनए की जो पीक है वो भी कम होती जाती रहे, और उस जो न्यूक्लियस निकाल रहे हैं उसकी जगह हम आहिस्ता से फिलिंग करते रहते हैं, हम हीमोग्लोबिन की फिलिंग करते रहते हैं, हीमोग्लोबिन की हम फिलिंग करते रहते हैं, हीमोग्लोबिन फिल करते रहते हैं। तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन वक्त के साथ-साथ जैसे-जैसे आरबीसी मैच्योर होता है, हीमोग्लोबिन उसमें ज़्यादा होती जाती है, और जो है उसमें से जो न्यूक्लियस है वो इजेक्ट हो जाता है, निकल जाता है, पिक्नोटिक न्यूक्लियस मतलब वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो आरबीसीज़ मैच्योर बन गया उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हीमोग्लोबिन होती है, उसके साइटोप्लाज्म में 95%, तो 95% उसमें हीमोग्लोबिन होती है। तो इसका जो काम होता है बेसिकली, ताकि वो अपना जो फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करने का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर सके। अब जब माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है कि इन सेल्स की एक्स्ट्रा डिवीजन होती रहती है।
इन सेल की एक्स्ट्रा डिवीजन होती रहती है। ये जो सेल्स है ना हमारे पास, इनकी एक्स्ट्रा डिवीजन होती है, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा, मज़ीद से मज़ीद बहुत ज़्यादा इतनी डिवीजन होती है, बार बार डिवीजन होती है इन सेल्स की कि रेटिकुलोसाइट भी बढ़ जाते हैं और एरिथ्रोसाइट भी बढ़ जाते हैं, वो भी जो कि छोटे साइज़ के होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, बार बार डिवीजन, एक्स्ट्रा डिवीजन हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन कम होती है। तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हम चाहते हैं कि जो आरबीसीज़ हो छोटा बने और उसके अंदर जो हमारे पास थोड़ी सी हीमोग्लोबिन है उसके अंदर हम उसको फिल कर लें। उसको हम आरबीसी को हीमोग्लोबिन के साथ जो छोटा सा आरबीसी बनेगा उसमें अंदर जो हमारे पास पहले से भी हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम है, एनीमिया हुआ हुआ है, तो उसके अंदर जो हमारे पास थोड़ी सी हीमोग्लोबिन है वो उस थोड़े से आरबीसी में ऐसी इस तरह से फिट हो जाए कि वो आरबीसी भरा हुआ नजर आए, फिल। तो इसलिए जो है जब नॉर्मल साइज़ का होता है हमारे पास आरबीसी, वो तो हमारे पास होता है 80 टू 100 फेमटोलीटर का, तो उसके अंदर अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन कम है उसको भरेंगे तो वो फिल नहीं कर पाएगी हीमोग्लोबिन। तो इसलिए जो है फिर हम आरबीसी का साइज़ संभाल कर देते हैं ताकि जो हम हमारे पास थोड़ी क्वांटिटी में भी हीमोग्लोबिन है हम उससे उसको फिल कर लें ताकि उसका स्ट्रक्चर जो है आरबीसी का मेंटेन रह सके और वो सर्वाइव कर सके। इसलिए जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है उसमें यही रीज़न होती है इसकी कि हीमोग्लोबिन एक तो कम होती है उसमें। वो अब हीमोग्लोबिन कम क्यों हो जाती है उसकी भी एक रीज़न होती है, वो हम अब आगे उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि हीमोग्लोबिन कैसे कम होती है। अब जो कम हीमोग्लोबिन है अब हमने उसको एडजस्ट किस तरह से करना है और उसको आरबीसी को किस तरह से मॉडिफाई करना है ताकि उसमें हीमोग्लोबिन फिट हो सके और वो आरबीसी एक प्रॉपर सेल की तरह काम कर सकें। अब अगर हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ें अब अगर हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ें तो इसमें जो है हमारे पास पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ये जो आरबीसी प्रोजेनिटर सेल होते हैं बोन मैरो के अंदर वो तो काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं और फिर वो मल्टीपल टाइम डिवाइड करते रहते हैं तो मैच्योर सेल प्रोड्यूस कर देते हैं। जो मैच्योर सेल बनते हैं ना, जो एरिथ्रोसाइट पीछे हमने पढ़े, उनका साइज जो बनता है वो 80 टू 100 फेमटोलीटर का होता है। तो ये वाले जो है हमारे पास 80 टू 100 फेमटोलीटर वाला इनका साइज़ होता है, ठीक है। और जो हमारे पास अब माइक्रोसाइटोसिस है जिसमें हमारे पास छोटे से छोटे सेल बनने होते हैं, उसमें क्या होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास ये होता है कि एक्स्ट्रा डिवीजन होती है हमारे पास, एक्स्ट्रा डिवीजन होती है जिससे हमारे पास ताकि हम हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकें, प्रॉपर्ली उसको एडजस्ट कर सकें। तो ये पॉइंट इस हवाले से क्लियर हो गया। अब जो है थोड़ा सा पिछली वीडियो का थोड़ा सा कंसेप्ट उसने रिवाइज किया, उसने ये बताया कि जो हीमोग्लोबिन होती है, अब उसको अगर हम डिटेल से देखें तो हीमोग्लोबिन के अंदर ये जो आरबीसी है हमारे पास, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन को जब हम देखते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट नजर आते हैं, एक हमें हीम का पोर्शन नजर आता है और दूसरा हमारे पास होती हैं इसकी चेन्स, दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो हमारे पास बीटा चेन्स होती हैं। दो अल्फा चेन्स होती हैं हमारे पास और दो हमारे पास बीटा चेन्स होती हैं। और जो हीम का कंपोनेंट है, अगर हीम को हम देखें तो हीम के अंदर जो है हमारे पास एक हमारे पास आयरन होता है और हमारे पास एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग होता है। तो ये हमारे पास इसका कंपोनेंट हो गया कि हीमोग्लोबिन के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक हीम होती है, हीम और दूसरे ग्लोबिन। हीम से हमने याद रखना है कि इसमें हीम के अंदर हमारे पास एक तो हमारे पास आयरन होता है और एक हमारे पास होता है प्रोटोपोरफायरिन रिंग। दो चीज़ें इसमें हो गई हीम के अंदर, और जो है ग्लोबिन की भी इस तरह से दो चीज़ें याद रखनी है, दो अल्फा चेंज हो गई और दो हमारे पास बीटा चेंज हो गई। अब जो जिस तरह से हमने लास्ट टाइम में देखा कि हीमोग्लोबिन कम क्यों होती है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज क्यों होती है, उसकी क्या वजह है कि हीमोग्लोबिन कब कम होगी। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि हीमोग्लोबिन तब कम होगी जब उसके कंपोनेंट्स कम हो जाएंगे, या उसकी जो है सिचुएशन इस तरह से बन सकती है कि अल्फा चेंज ना हो, या सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि उसके अंदर जो हमारे पास बीटा चेंज ना हो तो फिर भी वो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो अब भी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो फिर वो हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो फिर वो डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें आयरन तो होती है लेकिन प्रोटोपोरफायरिन रिंग नहीं होता, तो प्रोटोपोरफायरिन रिंग वो डिफेक्टिव होता है, तो इस वजह से फिर भी तो हमारे पास वो हीम का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन पाएगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। तो इस वजह से जो हमारे पास हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी तो इससे एनीमिया की सिचुएशन सामने आएगी। तो इसलिए जो है हीमोग्लोबिन तभी कम होगी जब उसके कंपोनेंट्स अल्फा बीटा चेन में से अगर कमी हो जाए तो ये थैलेसीमिया की कंडीशन होती है, थैलेसीमिया हो सकता है। अगर आयरन की कमी हो जाए तो इसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अगर प्रोटोपोरफायरिन कम हो तो इसे सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और अगर हमारे पास क्रोनिक कोई डिजीज हो उसमें भी हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है Fe2 की, तो उस वजह से जो है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फिर एनीमिया हो जाता है। तो ये 3-4 सिचुएशन है जिसको हम मज़ीद आगे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अब हम सबसे पहले एनीमिया पढ़ेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा कि इसमें जो है आयरन प्रॉपर नहीं आ पाएगा, तो आयरन का जो है इशू होगा। तो आयरन के इशू की वजह से जो हीमोग्लोबिन में हीम होती है उसके अंदर जो प्रोटोपोरफायरिन और हीम का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है वो नहीं बन पाता, हीम नहीं होगी फिर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो फिर एनीमिया हो जाएगा। तो इसलिए जो है सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास आयरन आता कहाँ कहाँ से है, क्या इसके सोर्सेज हैं। तो इसमें जो हमारे पास एक तो ये वेजिटेरियन सब्जियों वगैरह से, वेजिटेबल से आता है हमारे पास इसका सोर्स, और दूसरा जो हमारे पास होता है हमारे पास वो हमारे पास होता है मीट यानी कि गोश्त के ज़रिए से। अब जो हमारे पास मीट के ज़रिए आता है तो उसमें जो मीट के अंदर आयरन होता है वो होता है Fe2 पॉजिटिव की फार्म में, और जो हमारे पास वेजिटेबल से हमारे पास आयरन आता है वो होता है Fe3 पॉजिटिव की फार्म में। तो हमने जो है जब आयरन को ऑब्जर्व कराना होता है, ये एक गट की ल्यूमेन है हमारे पास, ये ल्यूमेन है, फिर ये इसकी जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास फिर ब्लड, ये हमारे पास ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स है हमारे पास, ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है। तो अब हम जब इसको देखेंगे
तो ये हमारे पास इंटेरोसाइट है, एक पूरा सेल है, इंटेरोसाइट है हमारे पास, और ये हमारे पास गट ल्यूमेन हो गई, और ये हमारे पास हो गया ब्लड वेसल। तो ये हमारे पास होगी ब्लड वेसल। तो जो खुराक हम इंजेस्ट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है, या अगर वो हमने वेजिटेबल्स खाई हो या हमने फिर वीट खाया तो वो आयरन जो है हमारे पास गट ल्यूमेन में पहुंच जाता है। जब वो गट ल्यूमेन में आ जाता है तो अब जो है जो आयरन एब्ज़ॉर्ब होना होता है, वो आयरन के एब्ज़ॉर्ब होने वाली फार्म है हमारे पास Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव है वो अब्ज़ॉर्ब होगा, जो Fe3 पॉजिटिव है वो फर्दर कन्वर्ट होगा पहले Fe2 पॉजिटिव में। इसलिए जो है हमारे पास वेजिटेरियन जो हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें आयरन डेफिशिएंसी हो, क्योंकि जो हमारे पास सब्जियों से वेजिटेबल से जो आयरन आता है वो Fe3 पॉजिटिव की फार्म में होता है, वो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं हो पाता। Fe2 पॉजिटिव वो ऑब्जर्व वाली फार्म है, तो वो मोस्टली हमारे पास होती है मीट से। तो जो वेजिटेबल से Fe3 पॉजिटिव आता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले Fe2 पॉजिटिव में। Fe2 पॉजिटिव में जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो एक ट्रांसपोर्टर होता है, तो उस ट्रांसपोर्टर का जो नाम है हमारे पास, वो हमारे पास है डाई वैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, DMT1। डाई वैलेंट मतलब दो टू पॉजिटिव चार्ज, और जो है मेटल वो आयरन होगी। ट्रांसपोर्टर एक चैनल है जो कि हमारे पास ट्रांसफ़र करेगा आयरन को इंटेरोसाइट के अंदर। जब इंटेरोसाइट के अंदर पहुंच जाएगा तो इंटेरोसाइट से फिर जो है आगे एक फिर मजीद एक ट्रांसपोर्टर होता है, उसको हम कहते हैं फेरोपोर्टेन। तो उसका नाम होता है ट्रांसपोर्टर का नाम फेरोपोर्टेन। तो ये हमारे पास है फेरोपोर्टेन। तो फेरोपोर्टेन क्या करता है, Fe2 पॉजिटिव को इंटेरोसाइट के अंदर से उठा के हमारे पास ये बेसोलैटरल मेम्ब्रेन होती है, एक ल्यूमिनल मेम्ब्रेन होती है जो ल्यूमेन वाली होती है, ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन होती है। और जो हमारे पास जो ब्लड वेसल के पास होती है वो हमारे पास होती है बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। तो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पे हमारे पास फेरोपोर्टिन होता है जो कि Fe2 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव को ब्लड वेसल में डाल देता है। फिर Fe2 पॉजिटिव फर्दर कन्वर्ट होता है Fe3 पॉजिटिव में, फिर ये ट्रांसफेरन के साथ बाइंड करके हमारे पास फिर ये डिफरेंट आर्गन की तरफ जाता है। इसमें समझने वाली बात ये है कि जो हमारे पास इसमें समझने वाली बात ये है कि जो हमारे पास अब्ज़ॉर्ब फार्म है वो होती है Fe2 पॉजिटिव, जो इसमें आधार बना होता है, और जो ट्रांसफ़र होनी होती है वो फार्म होती है हमारे पास Fe3 पॉजिटिव। तो आयरन की ये फार्म। अच्छा, अब जो Fe3 पॉजिटिव फार्म आती है हमारे पास वेजिटेबल से, तो उसको भी Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं फेरिक रिडक्टेज साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी होता है, और एक जो हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है स्टमक के अंदर, तो HCl जो होता है वो भी इसको कोशिश करता है कि Fe3 पॉजिटिव को रिडक्टेज कर, इसको हमारे पास कन्वर्ट करते हैं Fe3 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये हो गया, और एक विटामिन सी का भी यही काम होता है कि ये हमारे पास Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में। एक तो ये है कि हमारे पास ये साइटोक्रोम बी इसको कन्वर्ट करता है, दूसरा जो हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है हमारे पास, तो HCl जो होता है वो इसको कन्वर्ट करता है Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में, और जो विटामिन सी होता है ये हमारे पास Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। अब Fe2 पॉजिटिव जो है इंटेरोसाइट के अंदर फिर फेरिटिन होती है। फेरिटिन जो है आयरन को स्टोर करती है। स्टोर करने वाली जो प्रोटीन होती है वो होती है फेरिटिन, और जो हमारे पास होती है ट्रांसफ़र करने वाली आयरन को ब्लड के अंदर वो होती है हमारे पास ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन भी एक प्रोटीन है और एक फेरिटिन भी प्रोटीन है। फेरिटिन का मतलब सेल के अंदर मौजूद होगी और उस सेल के अंदर उसको स्टोर कर लेगी, अपने साथ बाइंड कर लेगी। और जो ट्रांसफेरिन है ये उसको अपने साथ लगा के और ट्रांसपोर्ट करती रहती है ब्लड के अंदर, ठीक है। और तो आयरन की जो फार्म अब्ज़ॉर्ब होती है वो Fe2 पॉजिटिव है, और जो हमारे पास आयरन जिस फार्म में ट्रांसफ़र होता है और जिस फार्म में उसमें स्टोर होना होता है वो हमारे पास होती है Fe3 पॉजिटिव, ठीक हो गया। आप वही इंटेरोसाइट से जब आयरन फेरोपोर्टिन के जरिए ब्लड में आता है तो Fe2 पॉजिटिव अब्ज़ॉर्ब होकर आता है, तो अब इसको Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं सिरुलोप्लाज्मिन। सिरुलोप्लाज्मिन होता है हमारे पास या पेरोक्सीडेज, तो इसको ये एंजाइम होता है जो इसकी मजीद इसको Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। Fe3 पॉजिटिव फिर ट्रांसफेरेंट के साथ बाइंड करती है, ट्रांसफेरेंट के साथ बाइंड करने के बाद Fe3 पॉजिटिव और ट्रांसफेरेंट का आपस में कॉम्बिनेशन हुआ, और फिर ये हमारे पास डिफरेंट आर्गन की तरफ या सेल की तरफ चले जाते हैं। जब ये ट्रांसफेरेंट सेल के तक पहुंचा देते हैं, फिर उस सेल के अंदर हमारे पास फेरिटिन प्रोटीन होती है। फेरिटिन के साथ हमारे पास ये कॉम्बिनेशन होता है आयरन का, तो हमारे पास ये फेरिटिन उसको स्टोर कर लेती है। अब आयरन को हमने फ्री फार्म में नहीं रखना है, आयरन को हमेशा बाइंड फार्म में रखना है। अगर हमने आयरन को फ्री फार्म में छोड़ दिया तो इससे हमारे पास ये होता है कि आयरन जो है फिर रिएक्शन शुरू कर देती है। रिएक्शन के नतीजे में फ्री रेडिकल बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो फेंटोन रिएक्शन होता है तो जिससे फ्री रेडिकल बन जाते हैं, इसलिए जो है आयरन को हमेशा बाइंड फार्म में रखा जाता है। जैसे ही ऑब्जर्व होते हैं या तो इसको हम ट्रांसफेरेंट के साथ बाइंड कर देते हैं, या फिर जो है हम इसको फेरिटिन के साथ बाइंड फार्म में रखते हैं ताकि ये फ्री ना हो और ये रिएक्शन ना करे, जिसकी वजह से हमारे पास ये फ्री रेडिकल ना बने और ये हमारे मजीद तो जो फ्री रेडिकल होते हैं वो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। इसलिए जो है हम आयरन को हमेशा बाइंड फार्म में रखते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। तो आयरन की अब्जॉर्प्शन को मजीद देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास ये है कि जो Fe2 पॉजिटिव होता है उसने अब्जॉर्ब होना होता है इंटेरोसाइट के अंदर। कौन सा ट्रांसपोर्टर होता है, DMT1 ट्रांसपोर्टर होता है। और जो हमारे पास जब ये इंटेरोसाइट से क्रॉस करता हुआ हमारे पास ये जब आगे जाएगा
तो ये फेरोपोर्टेन होता है, जो कि फेरोपोर्टेन इसको फिर ब्लड के अंदर Fe2 पॉजिटिव को डाल देता है, फिर वो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसमें थोड़ा सा रोल बताया उसने हेप्सिडेन का। हेप्सिडेन एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे पास लिवर इसको सिंथेसाइज करता है। तो वो कह रहा है कि एक कंडीशन होती है जिसमें आयरन लो होता है और एक कंडीशन होती है जिसमें हाई आयरन होता है। जब लो आयरन होता है तो हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, आयरन चाहिए होता है, उसको हमने ब्लड में पहुंचाना होता है और आगे स्टोर करना होता है। तो इसलिए जो है उस वक्त हेप्सिडेन रिलीज नहीं होता। हेप्सिडेन रिलीज नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास हेप्सिडेन का ये काम होता है कि ये जो फेरोपोर्टेन है ना, ये हमारे पास जो फेरोपोर्टेन है, इनको ये इंटरनलाइज कर देता है, ये अंदर की तरफ उतार देता है इनको। ये इनको मतलब काम नहीं करने देता, जिसकी वजह से आयरन ब्लड के अंदर नहीं जा पाता। इसलिए जो है अब जब आयरन कमी होगी तो हम हेप्सिडेन को रिलीज़ नहीं होने देंगे, ताकि जो है फेरोपोर्टेन अपनी जगह के ऊपर लगे रहें और ये आयरन ट्रांसपोर्ट होती रहे। और इसके बाद जब हाई आयरन होगा, बहुत ज़्यादा हमने आयरन अब्जॉर्ब कर लिया होगा और फिर भी डाइट में आ रहा होगा, तो हम उसको फिर वेस्ट कर देंगे, उसको जीआईटी की तरफ से जाने देंगे और अब हम उसको अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो इसलिए जो है अब हेप्सिडेन रिलीज़ होता है लिवर से। तो लिवर जो है अब हेप्सिडेन क्या होगा, हेप्सिडेन का क्या काम है, तो ये हेप्सिडेन जो है हमारे पास जो फेरोपोर्टेन जो चैनल होता है हमारे पास, फेरोपोर्टेन वाला चैनल, तो जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है Fe2 पॉजिटिव को ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इंटेरोसाइट से ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो अब वो इंटरनलाइज हो जाता है वो चैनल, जिसकी वजह से अब चैनल है नहीं तो आयरन ब्लड के अंदर जा नहीं पाएगा, ना ट्रांसफेरेंस उसको अब लेगी और ना फिर वो आगे ट्रांसफेरेंस उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। तो अब जो है हमने आयरन के बारे में जो बातें पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा कि आयरन के सोर्स क्या है, आयरन कहाँ कहाँ से हमें आता है खुराक के अंदर, और जब वो आ जाता है उसकी अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, और जब वो अब्जॉर्ब हो भी जाए तो फिर जो है अब उसको हम किस तरह से आगे ट्रांसफ़र करते हैं, किस तरह से अब उसको जो है ट्रांसफेरन आगे लेके जाती है, फिर उस किस तरह से जो है अब उसको फिर स्टोर किया जाता है फेरिटिन के साथ। तो ये जो बातें हैं हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि आयरन जब डेफिशिएंसी होती है तो वो उसके स्टेजेस कैसे होते हैं। कि अब इसमें ये है कि वो अब आयरन तो डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास चला गया, कुछ ट्रांसफेरन ने ले लिया था, कुछ जो है हमारे पास फेरिटिन ने ले लिया था, और कुछ जो है हमारे पास इधर अब्जॉर्ब हो रहा था। तो अब जो है हमारे पास कुछ जो है जब फेरिटिन, कुछ जो है हीमोग्लोबिन के अंदर यूज़ हो गया था, जब हीमोग्लोबिन बनती है उसके अंदर हमारे पास आयरन होता है। तो अब जब आयरन डेफिशिएंसी होना स्टार्ट होती है तो अब सबसे पहले वो कौन सा आयरन होगा जो कि कम होगा। तो इसमें ये सिंपल सा हम कंसेप्ट याद रखें कि जिस तरह से कश्ती होता है, कश्ती अब ओवरलोडेड हो गई है तो उसमें हम कोशिश करते हैं जब वो डूबने लगेगी तो जो हमारे पास अननेसेसरी सामान होता है हम उस सामान को पहले पानी में फेंक देंगे ताकि उस कश्ती का वजन हल्का हो और वो तैरने लगे। तो इस तरह से जो इंसानों की जान है वो बहुत कीमती होती है। तो इसलिए जो अननेसेसरी चीज़ होगी तो उसको पहले हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेज है इसमें जो है कि जो आयरन की जो डेफिशिएंसी होगी ना, जो स्टोर हुआ हुआ होगा हमारे पास, पहले वो जाएगा, वो लॉस होगा। तो वहाँ पे जो फेरिटन के साथ जुड़ा होता है ना, तो फेरिटन का जो लेवल होगा वो सीरम फेरिटन वो कम होगा। अब जो दूसरी स्टेज होगी उसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें ये होगा कि जो ट्रांसफर हो रहा होता है, जब स्टोरेज वो वाला आयरन जो स्टोरेज हुआ था वो भी डिप्लीट हो गया। अब उसके बाद कौन सा आयरन हमारे पास बचा हुआ है, ट्रांसफेरन के साथ भी बाइंड है और एक हीमोग्लोबिन के साथ भी बाइंड है। हीमोग्लोबिन तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि उसने ऑक्सीजन कैरी करके जाना होता है, तो इसलिए आरबीसी का स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखना अशद ज़रूरी है। इसलिए जो है अब ट्रांसफेरन दूसरी में क्या होगा कि जो ट्रांसफेरन है, जो ट्रांसफ़र हो रही होती है आयरन ट्रांसफेरन के साथ, अब उसका जो है वो कम हो जाएगी। फिर जो है आखिर में क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन के अंदर, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर जो आयरन होता है अब वो कम हो जाएगा। तो आखिर स्टेज में हीमोग्लोबिन कम होगा। तो पहली स्टेज इसमें क्या होता है कि फेरिटिन कम हो जाएगा जो स्टोरेज है। फिर इसके बाद जो है सीरम आयरन, मतलब जो कि ब्लड के अंदर आयरन जा रहा है, जो कि ट्रांसफेरन के साथ बाइंड है। सीरम आयरन जो ब्लड के अंदर आयरन जा रहा है और जो कि हमारे पास किसके साथ बाइंड है, ट्रांसफेरन के साथ, वो कम होगा। फिर उसके बाद जो है हमारे पास तीसरी स्टेज है, हमारे पास जो आरबीसी के अंदर जो हमारे पास आयरन होता है हीम के साथ, तो अब वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं उसकी नेसेसरी कि कितना नेसेसरी, कौन सा आयरन कितना नेसेसरी है उस हवाले से। तो उस हवाले से हम इसकी जो हमारे पास आयरन होती है उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि एनीमिया जो है वो काफ़ी देर बाद होता है। आयरन की डेफिशिएंसी तो पहले से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन कम होगी एनीमिया की सिम्टम तो तब ज़ाहिर होंगी। लेकिन आयरन तो पहले से, अगर जब वो स्टोर फार्म में होगा काम होता है आयरन तो तब भी कम हो रहा है, अगर स्टोरेज फार्म से खत्म हो गया है, आयरन ट्रांसफर जब हो रहा था तब वो अगर आयरन की डिप्लीशन हो रही होती है। लेकिन इसके सिम्टम्स आप आते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जब ये एनीमिया में कन्वर्ट हो जाता है कि जैसे हीमोग्लोबिन का जब आयरन लास्ट होता है ना, तब हमारे पास एनीमिया की साइन आना शुरू हो जाते हैं कि अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है। अब इसके बाद इसने सोर्सेज वही बताया कि एक तो हम इसको मीट जो हमारे पास है मीट से ले सकते हैं, दूसरा वेजिटेबल से होता है। जो मीट वाला होता है वो ज़्यादा अब्जॉर्बेबल होता है क्योंकि उसमें Fe2 पॉजिटिव होता है जो कि अब्जॉर्बेबल फॉर्म है। और जो हमारे पास जो नॉन हीम है, जो कि जैसे एग हो गए या हमारे पास वेजिटेबल हो गई, उसमें Fe3 पॉजिटिव होता है तो वो बहुत कम अब्जॉर्ब होता है, 10% तक। ठीक है, तो ये इंटेरोसाइट दिखा है उसने। इंटेरोसाइट के बाद फिर जो हमारे पास वही जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल में फिर ट्रांसफेरन, और जिस तरह से मैंने आपको बताया पहले वही चीज़ होगी। फिर इसको थोड़ा सा उसने रिवाइज़ किया है कि किस तरह से Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो Fe2 पॉजिटिव किस तरह से कन्वर्ट होता है, वही हमारे पास ये होता है कि इसमें हमारे पास वही साइटोक्रोम बी होता है, फिर Fe2 पॉजिटिव चलता है। और ये मैंने आपको H पॉजिटिव भी दिखाया है जो कि गैस्ट्रिक एसिड HCl, तो वो भी इसमें रोल प्ले करता है कि Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करे। फिर Fe2 पॉजिटिव आगे या तो फेरिटन के साथ अटैच हो जाएगा, वो Fe3 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आगे जो है Fe2 पॉजिटिव जैसे जाएगा तो
Fe2 पालते से फिर Fe3 पालते में इसको कन्वर्ट करने के लिए सिरुलोप्लाज्मिन या पेराक्सीडेज एंजाइम होता है, फिर इसको लेके आगे चला जाता है। ठीक है, और जो है अब हम मज़ीद आगे देखेंगे तो ये फेरोपोर्टिन का चैनल भी हमने याद रखना है। ठीक है, तो अब जो हम सीरम आयरन को देखते हैं कैसे, पहले सीरम आयरन कब कम होता है, TIBC क्या होती है, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन क्या होती है। तो जो सीरम आयरन होता है तो आयरन डेफिशिएंसी में तो ये ज़ाहिर सी बात है कि ये कम हो जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जब हो गया तो समझो कि पहले स्टोरेज वाला आयरन भी चला गया, अब जो है ट्रांसफर वाला जो आयरन हो रहा था ट्रांसफेरेंस के साथ बांट, तो वो भी कम हो गया। अब जो हीमोग्लोबिन का आयरन कम हुआ तो अब जो है एनीमिया हुआ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अब सीरम आयरन हो गया। अब TIBC क्या होता है, TIBC हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफेरेंट मालिक्यूल के। जो ट्रांसफेरेंट मालिक्यूल है ना, जिन्होंने हमारे पास लेके जाना होता है, हमारे पास आयरन को अपने साथ बाइंड करके लेके जाना होता है, तो ये उनका TIBC होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफेरेंट मालिक्यूल कितने हैं। तो ये ट्रांसफेरेंट मालिक्यूल्स हैं और ये हमारे पास है आयरन, ये हमारे पास आयरन है और ये हमारे पास ये ट्रांसफेरेंट मालिक्यूल है। ठीक है, और जो हमारे पास TIBC है, TIBC के साथ क्या होगा, इसमें TIBC इसमें हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि टोटल जिन ट्रांसफेरेंट मालिक्यूल्स बढ़ा दिए जाते हैं। वो इसकी वजह ये होती है कि ताकि जो आयरन कम है, पहले एक तो आयरन कम है, तो जो कम है तो ट्रांसफेरेंट मालिक्यूल्स ज़्यादा हों ताकि उसको कैच कर सकें। ज़्यादा होंगे तो थोड़ी चीज़ जो होगी ताकि वो थोड़ी भी मज़ीद ज़्यादा ना हो तो उससे भी काम चलाया जा सके। तो इसलिए TIBC को तो हम बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा। और जो हमारे पास ट्रांसफेरेंट की जो सैचुरेशन होती है, ये हमारे पास ट्रांसफेरेंट की सैचुरेशन ये हमारे पास कम हो जाती है, कि जो ट्रांसफेरेंट की सैचुरेशन है, यानी कि ट्रांसफेरेंट के साथ जो आयरन जुड़े होते हैं वो कम सैचुरेट होते हैं, क्योंकि आयरन ही कम होती है तो सैचुरेशन भी, जो आयरन जुड़े होते हैं उनकी सैचुरेशन भी फुल नहीं होंगे, कम ही होंगे। ट्रांसफेरेंट तो बड़े होते हैं ताकि जो थोड़े थोड़े आयरन बचे हैं उन सबको हम काबू कर लें, अपने साथ अटैच कर लें। और जो सैचुरेशन होती है वो कम होती है, क्योंकि आयरन कम है। अगर आयरन ज़्यादा होती है तो सैचुरेशन भी फिर ज़्यादा होती है, आयरन कम है तो फिर कम आयरन ही ट्रांसफेरेंट के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी होगी। इसके अलावा जो हमारे पास और चीज़ें हमारे पास, वो अब हम आगे देखते हैं। ये फिर वो स्टेजेस आ गई कि स्टेजेस में पहले में क्या होता है हमारे पास की जो स्टोरेज का होता है हमारे पास, वो आयरन कम होगा, फेरिटिन वाला। फिर उसके बाद जो है ट्रांसफेरेंट वाला कम होगा, जो ट्रांसफर हो रहा होता है। फिर तीसरी स्टेज में क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है प्रोटोपोरफेरिन के साथ हीम के अंदर, तो वो फिर कम हो जाएगा। अब जो है साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि इसमें जो हमारे पास नेल्स होते हैं ना, तो नेल्स स्पून शेप हो जाते हैं, स्पून शेप। तो इसको हम टर्म को कहते हैं कोइलिनिकिया, कोइलोनिकिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं। जो नॉर्मल होते हैं उसमें हमारे पास फ्लैट होते हैं, जो नेल्स होते हैं ना वो फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास क्या आते हैं, स्पून शेप हो जाते हैं। जिस तरह से स्पून की शेप होती है ना, स्पून की शेप, तो इस तरह से इनकी शेप हो जाती है। ठीक है, तो नेल्स की शेप ऐसे हो जाती है। ये आयरन डेफिशिएंसी की एनीमिया, और थोड़ा सा ब्रिटलनेस, थोड़ी सी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है हमारे पास, और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जब डिक्रीज हो जाता है आयरन, तो तब ये हमारे पास थोड़ी सी ब्रिटलनेस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो और साइन सिम्टम है उसमें ये पाइका हो जाता है, मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो मट्टी खाना शुरू कर देते हैं या और कागज़ खाना शुरू कर देते हैं। तो ये इसलिए होता है कि दिमाग स्टिमुलस भेज रहा होता है कि हमारे पास आयरन की कमी है, तो डिफरेंट तरह के जो नॉन फूड सब्सटेंसेस हैं उनको खा के ना, तो आप आयरन की कमी को पूरा करो। जिस तरह से हम कोई चीज़ खा लेते हैं, कभी कोई चीज़ खा लेते हैं, तो उसका मकसद यही होता है कि वो बॉडी उस चीज़ की डिमांड कर रही है, तो हमें उस चीज़ की डिज़ायर होती है। तो इसलिए जो बच्चे मट्टी खाना शुरू कर देंगे, कागज़ खाना शुरू कर देंगे, या जिस तरह से कोई सिगरेट का जो बची हुई चीज़ होती है राख, वो चीज़ मिल जाएगी, या कोई बर्फ़ खाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो फूड के अलावा जो चीज़ होती है ना, तो उसमें इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ नज़र आती है। तो उसमें रिपोर्ट में क्या होता है, तो सबसे पहले तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में MCV भी कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद MCH जो है वो भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो भी कम हो जाता है। MCV, MCH, MCHC सारे कम आ जाते हैं, क्योंकि आयरन के हवाले से आयरन जब नहीं होगा तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। हीमोग्लोबिन अब कम होगी तो RBC का फिर हमें साइज स्मॉल करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसको हम फिट कर सकें, जो थोड़ी सी है। तो इसलिए उसका साइज कम हो गया। जब साइज कम होगा RBC का, तो उसका कंडीशन कहते हैं MCV कम हो गया है। और MCHC तो वो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है, तो एक जो हीमोग्लोबिन का वेट होता है MCH, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, आयरन तो वैसे भी कम हो जाएगी। TIBC जो है, जो TIBC ट्रांसफेरेंट मालिक्यूल्स को ज़ाहिर करता है। TIBC यानी ट्रांसफेरेंट मालिक्यूल हैं, वो बढ़ जाएंगे। वो किस लिए बढ़ेंगे, ताकि जो थोड़ी आयरन है ना, तो उसको भी हम ज़ाहिर जाने, उसको भी कोशिश करें बाइंड कर लें। ठीक है, ताकि उसको डिफरेंट तरीके से RBC जहाँ तक बनते हैं, प्रोजेनिटर जैसे बोन मैरो है हमारे पास, बोन मैरो में उसको लेके जाएँ, ट्रांसफेरेंट उसको लेके जाए, तो उधर जाके हीमोग्लोबिन सप्लाई मेंटेन करने के लिए भी आयरन चाहिए होता है, तो आयरन को वहाँ पे पहुँचाए। जो थोड़ी सी है तो हम ट्रांसफेरेंट कैरियर बढ़ा के उसको वहाँ तक पहुँचाते रहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास इसके अलावा जो हमारे पास होती है, तो RDW भी इसमें क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आयरन नहीं होता तो वो डिफरेंट तरह के साइज़ और शेप जो होती है, वो डिफरेंट तरह के कभी RBC बनते हैं, तो इस वजह से जो उनकी साइज़ और शेप का डिफरेंस होता है वो भी ज़्यादा होता है। जो वॉल्यूम होता है उनका, वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है RBC के अंदर, तो वो क्या होता है, एक दूसरे के हवाले से इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस वजह से RDW भी इंक्रीज़ हो जाता है। फेरिटिन का देखें तो फेरिटिन आयरन का स्टोर है, तो आयरन कम हो गया तो स्टोर कम हो जाएंगे। स्टोर कम होते हैं तो आयरन को, तो जैसे मैंने बताया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो पहले स्टोरेज कम होता है, फिर जो ट्रांसफेरेंट के साथ तो आयरन होता है वो थोड़ा हो जाता है, कम हो जाता है, सैचुरेशन कम होती है, लेकिन ट्रांसफेरेंट के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं। ठीक है, बाकी जो नीचे चीज़ें रेटिकुलोसाइट, प्लेटलेट्स, RBC, ये वैसे नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ी सी रिपोर्ट होगी।
उसकी। तो अब हम इसको मज़ीद देखें तो एक हमारे पास नॉर्मल आरबीसी होता है। हाइपोक्रोमिक का क्या मतलब होता है? हाइपोकाम क्रोमा वो कलर पिगमेंट जो इसके अंदर होती है हमारे पास आरबीसी हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोग्लोबिन हमारे पास होती है तो इसको डार्क रेड कलर देते हैं। तो थोड़ा सा जो सेंटर एरिया होता है वो थोड़ा सा पेल होता है, हीमोग्लोबिन बाकी इस एरिया को कवर करती है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो फिर जो है सेंटर का जो पेलर हिस्सा होता है वो बढ़ जाता है और थोड़ी सी हीमोग्लोबिन हमें रेड कलर में शो होती है। अब पेलनेस जितनी भी बढ़ जाएगी तो हीमोग्लोबिन मतलब उतनी कम होगी। तो अब जो है इसमें हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है, ठीक है। ये जो रेड रेड सी एक ब्रिक सी हमें लाइन नजर आ रही है ना, तो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है। बाकी पेल इसमें से हैपोकाम क्रोमिया यानी पिगमेंट जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन बहुत कम हो चुकी है। अब उसमें एफईपी यानी फ्री हमारे पास जो प्रोटोपोरफायरिन जो हमारे पास रिंग होता है हमारे पास वो बढ़ जाता है। प्रोटोपोरफायरिन जो हमारे पास होता है ना, प्रोटोपोरफायरिन जो रिंग होता है वो तो फ्री रह जाएगा क्योंकि आयरन उसके साथ कंबाइन करती है, तब वो जो है हमारे पास वो बनती है। इन दोनों कॉम्बिनेशन से हमारे पास फिर हीम बनती है। अब जो है हमारे पास आयरन और प्रोटोपोरफायरिन होते हैं। अब आयरन की तो डेफिशिएंसी हो गई है ना हमारे पास। अब आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या हुआ, जो प्रोटोपोरफायरिन है वो इंक्रीज हो जाती है। फ्री जो प्रोटोपोरफायरिन होती है वो क्या होती है हमारे पास, वो फिर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि Fe2 पॉजिटिव अब नहीं है तो जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग होगा जो हमने पीछे पढ़ा वो अब बढ़ जाएगा, ठीक है। कंबाइन नहीं होगा तो वो बढ़ जाएगा। अब जो इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो हम देते हैं फेरस सल्फेट। ये इसको हम ताकत की गोलियां भी कहते हैं, टैबलेट ऑफ पावर। तो ताकत की गोलियां इसको क्यों कहते हैं कि अब जो एनीमिया होता है जिस बंदे को, उसको अंदर डिजीनेस होती है, कमज़ोरी और जो है थकावट सी उसको रहती है क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही होती, आरबीसी कम हुए पड़े हैं और आरबीसी कम है तो जो है इसको थकावट महसूस होती है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा सेल के अंदर। तो जैसे हम उसको फेरस सल्फेट देते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले को, तो आयरन की जब क्वांटिटी जाती है हीमोग्लोबिन फिर बनती है, उससे आयरन और प्रोटोपोरफायरिन मिलते हैं, हीम बनती है, फिर ग्लोबिन की चेन नॉर्मल सिंथेसाइज हो रही होती है तो हीमोग्लोबिन अब बढ़ना शुरू हो जाती है आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी अब जैसे ही नॉर्मल होना शुरू होते हैं तो अब उसके फिर ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, फिर हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है, मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी, तो बंदे को थोड़ी सी ताकत महसूस होती है। तो इसलिए इसको हम इस जनरली कह देते हैं कि ये ताकत की गोलियां हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट। तो ये भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो है अब हम देखेंगे आखिर में प्लमर विंसन सिंड्रोम होता है हमारे पास। इसमें ये हमारे पास ये होता है कि इसमें ट्राइड है, इसमें 3 चीज़ होती है हमारे पास, एसोफेजियल वेब बनती हैं, डिस्फेगिया होता है और जो हमारे पास इसमें जो इंपॉर्टेंट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी इसमें होता है ये सिंड्रोम में। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसमें होता है तो इस हवाले से को याद रखेंगे। बाकी एसोफेजियल वेब्स होती हैं तो ये एसोफेगस के अंदर जो हमारे पास होता है तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। नॉर्मली तो वो हमारे पास होता है लेकिन एसोफेगस के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी वेब बन जाती है जिसकी वजह से वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एसोफेगस के अंदर यहाँ पे भी वेब, एसोफेगियल वेब, तो ये जो है एसोफेगस का जो एक पाथवे होता है, ट्रैक होता है, वो नैरो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इसकी और है प्लमर विंसन, तो इसके अंदर हमारे पास फिर एट्रोफिक ग्लोसाइटस भी है। तो एट्रोफिक ग्लोसाइटस इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो टंग होती है ना, उसका जो हमारे पास पेपिला होता है ना डर्मा टंग में, तो थोड़े थोड़े मतलब कि ये हमें इसमें पेपिलाई नज़र आते हैं, ठीक है। तो रफ सी सरफेस होती है, ये स्मूथ सरफेस हो जाती है। फिर ये एट्रोफिक ग्लोसाइटस में हमारे पास क्या होती है, जो सरफेस होती है वो स्मूथ हो जाती है, जिस तरह से बीफी टांग होती है ना, तो वैसे हो जाते हैं, स्मूथ सरफेस हो जाते हैं, पेपिलाई उसमें खत्म हो जाते हैं। तो ये आयरन की वजह से नहीं होती, ये हमारे पास होती है B1 B12 की डेफिशिएंसी का एनीमिया होता है, उस सिचुएशन में ये होती है, ये हमने याद रखना है, ठीक है। प्लमर विंसन सिंड्रोम में ये भी होता है, एसोफेजियल वेब भी बनती है, एट्रोफिक ग्लोसाइटस भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी हमारे पास। तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा जो है अब हम देखते हैं कि काजेज़ क्या हैं, आयरन डेफिशिएंसी की कमी की काजेज़ क्या हैं, तो ये किस तरह से। तो आयरन डेफिशिएंसी आप देखें कि जब ब्लड लॉस होता है, जब कोलोन पोलिप्स बनते हैं ना, कोलोन के अंदर पोलिप्स, तो उनसे आहिस्ता-आहिस्ता से क्या होता है हमारे पास थोड़ा-थोड़ा जो है ब्लीडिंग होती रहती है, उनसे जो ब्लीडिंग होती रहती है फिर वो फीसेस में ब्लड जाता रहता है और ये ऐसी ब्लीडिंग होती है कि कभी-कभार नज़र भी आ जाती है, कभी जब नज़र भी नहीं आती, जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे स्टूल को, तो तब उसके अंदर हमें ब्लीडिंग नज़र आएगी, तब हमें पता चलेगा कि ये ब्लड लॉस हो रहा है जिस वजह से फिर आयरन भी लॉस होता है, तो उस वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ऑकल्ट ब्लीडिंग ऐसी ब्लीडिंग होती है जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन हो रही होती है स्टूल के अंदर, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं या फिर जो उसका एग्जामिनेशन करते हैं स्टूल का ना, तब हमें ब्लड नज़र आता है, ठीक है। तो उससे और दूसरे काज क्या हो सकते हैं, उसमें ये डाइटरी सीन भी हो सकता है कि जो है इन्फेंट जो है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी, तो बच्चों को जो है माँ का जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें जो है और आयरन की कमी हो सकती है, जो बच्चे को खुराक दी जा रही है उसमें जो है आयरन की कमी हो सकती है, ठीक है। और जो हमारे पास अडल्ट हैं उनमें जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है। तो और जो है फीमेल के अंदर जैसे मेनोरेजिया होता है, ठीक है, मेंसेस होते हैं, तो उससे भी ब्लड लॉस में तो आयरन लॉस वुमेन में भी होता है, ठीक है। और जो हमारे पास कोलोन पोलिप्स का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। तो थोड़ी-थोड़ी इनमें से ब्लीडिंग होती रहती है, पोलिप्स बन जाते हैं इनमें, मतलब कि ये भी एबनॉर्मल ग्रोथ हैं, फिर ये आगे जाके थोड़ा कैंसर भी काज कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे काजेज़ हैं वही माल न्यूट्रिशन, फिर माल अब्जॉर्प्शन, ठीक है, और गैस्ट्रेक्टोमी, यानी कि जब हम स्टमक का थोड़ा सा पार्ट रिमूव करते हैं गैस्ट्रेक्टोमी, तो एसिड जो है वो आयरन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, Fe2 पॉजिटिव स्टेट। जैसे हमने पहले पढ़ा कि एसिड को जो हमारे पास होता है Cl वो Fe2 पॉजिटिव अब्जॉर्ब करने में, जब गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं स्टमक को थोड़ा सा काटते हैं, तो अगर वो
नेक्स्ट ईयर रिलीज़ अब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे पैरेटल सेल से रिलीज़ होता है, तो अब वो नहीं रिलीज़ हो पाता, तो जिस वजह से जो है अब आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो फिर बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी। तो ये इसके हमने डिफरेंट काजेज़ पढ़े, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, तो हैं हमने डिफरेंट काजेज़ पढ़े, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।